अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है इश्क कैद बाय रिमशा हुसैन। सेकंड लास्ट एपिसोड। सारा बेगम ने मेहरमा से बात कर ली थी, जिससे उसने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। फिर उन्होंने सिकंदर खान को भी बता दिया और कॉल पर हमीरा उसे भी कह दिया, पर मंगनी का 1 साल का वक्त मांगा, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दिया। सिकंदर खान ने हैदर खान को भी मेहरमा के रिश्ते का बताया, पर अभी मंगनी नहीं की है। ये भी जैसे सुनते हैदर खान कुछ पल तो कुछ ना बोले। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा किया, मेहरमा का रिश्ता इसकी रजामंदी से कर दिया। फिर ऐसे ही उन्होंने हाल हवाल करके बात ख़त्म कर दी। हैदर खान ने मेहरमा के रिश्ते की बात अपने घर में किसी को नहीं बताई। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था। शामिर जो पहले 12 साल का था, अब 14 साल का हो गया था। इन 2 सालों में शामिर बहुत बदलाव आया था। जिम हर रोज़ जाने की वजह से इसका जिस्म मजबूत हो गया था। इसके ज़्यादा नहीं तो कुछ मसल्स भी बन चुके थे। शामिर अब पहले की तरह बच्चा नहीं रहा था। अब इसको कोई देखकर नहीं ये कह सकता था कि वो नहीं बच्चा समझकर इसकी बात नज़रअंदाज कर सकता था। शामिर और रयान ने भी अब कॉलेज की ज़िंदगी में कदम रखा था। रयान की हरकतों में कमी ज़रा भी ना आई थी। ऐसे ही आज वो लंदन की सड़कों पर आवारा गर्दी कर रहे थे कि शामिर को अपनी तबीयत अचानक ख़राब महसूस हुई। रयान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। शामिर ने अपने सीने पर हाथ रखकर रयान से कहा, मीर क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बैठो यहाँ। रयान इसकी बात पर परेशान होता पास पड़े बेंच पर इसको बिठाया और इसके माथे पर हाथ रख कर चेक किया। मीर, मैं अंकल को कॉल करता हूँ। रयान फिक्रमंद होता बोला, पर शामिर को कुछ समझ नहीं आया था। दिल में अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी हो गई, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। रयान ने हैदर खान को कॉल करके शामिर का बताया, तो उन्होंने जगह के पूछा तो रयान ने बताया। रयान ने जब शामिर को देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि शामिर बेहोश हो चुका था। मीर मीर आंखें खोलो, अंकल बस आने वाले हो गए। रयान ने शामिर को जगाने की कोशिश की, पर ना वो उठा। रयान ने परेशानी से दोबारा हैदर खान को कॉल की और बताया। हैदर खान ने आते ही शामिर को गाड़ी में लिटाया और हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। रयान भी उनके साथ था। हॉस्पिटल में आते ही जब शामिर को वार्डरूम में ले गए तो आधे घंटे बाद डॉक्टर ने वापस आकर इनसे कहा, आपके मरीज की दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, और ये क्यों है हम समझ नहीं पा रहे, और है भी कम उम्र। आप दुआ करें कि हार्ट बीट इनकी नॉर्मल हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? दिल की धड़कन आहिस्ता क्यों है? वो तो बिल्कुल ठीक था, और आप तो डॉक्टर हैं, कैसे जान नहीं पा रहे? क्या मसला है? हैदर खान ने इनकी बात पर परेशानी से कहा, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ खास मालूमात नहीं हुई। ये कुछ अजीब सा केस है। डॉक्टर ने कहते ही वहां से निकले, जबकि हैदर खान बेंच पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। अंकल, मीर ठीक हो जाएगा? रयान ने परेशानी से उनसे पूछा। वो कुछ कहते कि इनका मोबाइल रिंग करने लगा। देखा तो पता चला पाकिस्तान से थी। उन्होंने सांस भर कर कॉल उठा ली। हैदर खान, कहाँ मसरूफ़ हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, सिकंदर खान ने उससे कहा। कहीं नहीं, आप बताइए, खैरियत है सब? उन्होंने पूछा। हाँ, आज मेहरू की मंगनी थी। आज तो मैं चाहता था कि तुम सब लोग स्काइप पर बात करते। सिकंदर खान की बात पर उन्होंने अपनी आंखें जोर से बंद करके खोली। फिर कहा, बहुत मुबारक हो मेहरू की मंगनी की। मैं कुछ मसरूफ़ था, बाद में बात करेंगे। हैदर खान ने अपनी बात कहकर कॉल कट कर दी। हैदर खान को आज अपना शक दुरुस्त लगा। वो जो हर दफ़ा नज़रअंदाज करते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर आज वो इस बात से चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते थे कि इनके मीर को कम उम्री में ही इश्क हो गया है। इसको भले पते ना हो, पर दिल को पता लग गया था कि इसका इश्क आज किसी और के नाम हो गया था। हैदर खान एक मजबूत मर्द होकर भी अपने बेटे के लिए रो पड़े, और रयान जो पहले ही परेशान था अब और ज़्यादा परेशान हो गया। सारी रात गुजर गई थी, पर शामिर की धड़कन नॉर्मल स्टेज पर नहीं आई थी। हैदर खान ने हानिम बेगम से बहाना कर दिया था कि अभी वो और शामिर कुछ दिन तक नहीं आएंगे, बाकी बातें वो घर आकर करेंगे। जबकि रयान को वो भी उन्होंने अपने घर भेज दिया था। दिन के 12 बज गए थे जब डॉक्टर ने शामिर के खतरे से बाहर आने की खबर दी थी कि अब इसकी धड़कन नॉर्मल हो गई है और अब आप कुछ देर बाद मिल सकते हैं। ये भी कि वो इतने बड़े डॉक्टर होकर भी ये जान ना पाए कि शामिर को क्या हुआ था। इनको कोई मर्ज मालूम ना हो सका, पर हैदर खान ने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इनकी मीर को नई जिंदगी दी गई थी। उम्र नहीं थी इश्क करने की, एक चेहरा देखा और वो गुनाह कर बैठे। 7 साल बाद। हाँ नहीं, मैं बस आ रही हूँ। मेहरमा ने जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए कॉल पे कहा। अम्मी जान, जैब कहाँ है? मेहरमा ने किचन में आते सारा बेगम से पूछा। वो तो तुम्हारे बाबा के साथ ऑफिस चला गया। सारा बेगम मसरूफ से अंदाज में कहा। क्या अम्मी जान, आपने रोका क्यों नहीं उसको? मुझे मेरी दोस्त के घर ड्रॉप करने जाना था ना। मेहरमा ने उनकी बात पर शौक से कहा।
ड्राइवर से कहो छोड़ाएगा, ये इतना बड़ा मसला नहीं है जो ज़ैब ऑफिस को रोकती मैं। सारा बेगम इसकी बात पर सरसरी सका और मुझे जो इतना होने के बाद ज़ैब के साथ जाना था, इस कमीने से मैंने कहा भी था, फिर भी। मेहरमा ने इनको अपनी तरफ इशारा करते कहा, जिसने स्किन कलर का फ्रॉक पहना था जो इसके पाँव के कुछ ऊपर था, बाल खुले हुए थे और कंधों पर काले रंग की चादर पहनी थी, जबकि चेहरे पर हल्का सा मेकअप और डार्क लिपस्टिक लगाई गई थी। मेहरू, अब बड़े हो गए हो तुम, ऐसे गालियां मुंह से ना निकालो। ऐसे अगर कभी शहीर या उसके घर वालों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे, कैसी बद इखलाक लड़की हो। सारा बेगम ने इसकी सारी बात अनसुनी करती आखिरी बात पर उसको टोका। अम्मी जान, आप इतनी भी गालियां नहीं देती मैं, और शहीर को मेरी इस आदत का पता है, फिक्र ना करें। मेहरमा ने इनकी बात पर बेफिक्री से कहा, तुम्हें देर नहीं हो रही है? सारा बेगम ने इसको यहाँ क्यों कहा तो मेहरमा को समझना आया कि इनकी बस की बात नहीं। अरे हाँ, मैं जा रही हूँ ड्राइवर के साथ। मेहरमा सर पे हाथ मारती इनसे कहने लगी और निकल गई। अगर ड्राइवर के साथ जाना ही था तो इतना ड्रामा क्यों किया? इसके जाते ही सारा बेगम ने मुंह में बड़बड़ाई। मेहरमा मोना के घर आई तो पार्टी शुरू हो गई थी। आज मोना की सालगिरह का दिन था, जिस पर इसने अपने सब दोस्तों को इनवाइट किया था। पार्टी घर के बाहर लॉन में की गई थी और इनके बैठने के लिए कुर्सियां टेबल बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी और बीच में कुछ बड़ी टेबल पर केक रखा गया था। मेहरमा मोना के पास आ गई और कहा, सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। शुक्रिया यार, मोना ने मुस्कुराकर उसे गले मिली। बहुत प्यारी लग रही हो तुम, मेहरमा ने इसको देखकर तारीफी अंदाज में कहा। मोना ने सिल्वर कलर की मैक्सी पहनी हुई थी और बालों को जोड़ा बनाया हुआ था। मुनासिब मेकअप किए वो बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, पर तुमसे कम, मोना हंसकर इसको देखकर बोली। हाँ, ये तो सच है, मेहरमा की बात तो ही कुछ और है। मोना की एक कज़न इसके तरफ आई और बात कहा। अच्छा बस, मेहरमा ने इनकी तारीफ पर छनक कर कहा, वैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी जैसा ही कोई सूट करता है, शहीर इतना अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे सामने। एक और लड़की ने मेहरमा को देखकर कहा, सॉरी, मैं अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में ऐसी किसी से बात नहीं सुनूंगी। मेहरमा ने इसकी बात पर संजीदगी से टोका। सॉरी, मैंने ऐसे ही कहा। मोना की कज़न ने माजरत की। मेहरू, अपना फ़ोन देना, मोना ने मेहरमा से कहा। क्यों? मेहरमा ने आंखें बड़ी करके पूछा। क्या क्यों, दो ना, पहली दफ़ा तो मांगा है। मोना ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा लो। मेहरमा ने फ़ोन दिया। पासवर्ड? मोना ने नाक चढ़ाकर कहा। शाह। मेहरमा को इसके पूछने पर शाहमीर याद आया, जिसने प्यार से फरमाइश की थी कि इसके नाम का पासवर्ड रखे, और तब मेहरमा को वो ज़्यादा क्यूट लगा था, इसीलिए उसने फ़ौरन से उसकी बात मान ली थी और शाह का नाम पासवर्ड रख दिया। और इतने साल गुजर जाने के बाद भी नहीं बदला था। इसने ना जाने कितने मोबाइल चेंज किए थे, पर पासवर्ड शाह ही रखती थी, क्योंकि जब इसने शाह की बात जब मानी थी तो इसके चेहरे की चमक और इसके गाल पर बूसा देने वाली हरकत को याद करके इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। और इसने अपने लैपटॉप पर भी शाह पासवर्ड रखा था। शाह, अमेजिंग। मोना ने हंस दिया और गैलरी में शहीर की कोई तस्वीर तलाश करने लगी। अपनी कज़न को दिखा दी कि देखो, इतना अच्छा तो है, पर इसको शहीर की तो नहीं, शाहमीर की तस्वीर ज़रूर मिली थी, जो बचपन की थी और इसके किसी स्कूल फंक्शन की लग रही थी। शाहमीर इसमें अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में था, बाल इसके माथे पे पड़े थे और चेहरे पर कम उम्र में गहरी संजीदगी थी, पर तब भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेहरू, ये वही है ना जो बहुत साल पहले हमारे कॉलेज आया था तुमसे मिलने? मौना ने शाहमीर की तस्वीर इसको दिखाकर पूछा। हाँ, ये शाह है। मेहरमा ने मोबाइल पर शाहमीर की तस्वीर देखकर मुस्कुराकर बताया। अच्छा, अब तो ये जवान हो गया होगा, इसमें तो अब बच्चा है क्या? इसकी नई तस्वीर है तुम्हारे पास? मोना ने तहज्जुद से पूछा। नहीं। मेहरमा ने मायूसी से कहा। अच्छा, अब तो और हैंडसम हो गया होगा ना? बचपन में तो जब मैंने देखा था बहुत प्यारा लगता था, और अब तो, मोना ने परजोश आवाज़ में उससे कहा। नहीं यार, मैंने बस कॉलेज में जब वो मिलने आया था तभी देखा और बात की थी। इसके बाद ये एक तस्वीर चच्ची जान के स्टेटस से ली थी, पर शायद भूल गया है, इसलिए कभी बात करने का दिल ही नहीं किया उसका। और मेरे मंगनी के दिन बाबा जान की चचा से बात हुई थी, इसके बाद इनसे राब्ता करना ही खत्म हो गया। बाबा जान ने बहुत कोशिश की, पर अब भी कुछ नहीं पता लगा पाए वो। मेहरमा ने इसकी बात पर अफसरदा लहजे में बताया। इसका दिल करता था कि वो शाहमीर से मिले, देखें कि वो बड़ा होकर कैसा दिखता है। क्या अब भी वो कम बोलता होगा, या लंदन में बड़े होने के बाद फ्लर्टी बन गया होगा? ओहो, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे चचा की फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट होगी। मोना ने इसका अफसरदा चेहरा देखकर पूछा। इरादा तो इनका यही था, बात का मुझे नहीं पता, दादी भी इनके इंतजार में दुनिया से चल बसी। मेहरमा की आंखों में आंसू आ गए अपनी दादी के जिक्र पर। मोना ने इसको अपने साथ लगाया। रो नहीं मेहरू, इंशाल्लाह इनसे तुम लोगों के राब्ते हो जाएगा, वरना वो शाह ही आ जाएगा जो ये कहकर गया था कि मेरा इंतज़ार करना। मोना ने पहले इसको तसल्ली दी, फिर शरारत से कहा।
शाह, इसको मैं ही बुला सकती हूँ। मेहरमा ने फौरन से इसको खुद से दूर करती बोली, हाँ हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा सरकार, गलती हो गई। मोना ने हंसकर अपना सर झुकाकर मेहरमा से कहा तो सब हंस पड़े। मुझे वो जैब की तरह अजीज़ है। मेहरमा ने हंसकर कहा, मेहरू, वैसे मैं सोच रही हूँ 12 साल में ये इतना प्यारा है, अब 21 साल का भरपूर मर्द बन के ना जाने कितनी लड़कियों के दिल पे पैर रखते चलता होगा। मोना ने शाहमीर का खाका अपने दिमाग में बनाकर मेहरमा से कहा, और मेहरमा को ना जाने क्यों मोना से शाहमीर की तारीफ सुनकर अजीब सी जलन महसूस हुई थी। तुम्हें अब शाह को सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे ही अच्छा है अपना पैर इनके दिल पर रखें, इनका दिल अपने हाथ पे नहीं। मोना को मेहरमा की आवाज़ में जलन साफ महसूस हुई थी। फिर मेहरमा की बात याद आई कि जैब की तरह अजीज़ है तो वो मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जैब की तारीफ भी करने नहीं देती थी। वो तहज्जुद पढ़कर जैसे ही उठा तो दरवाजे पे नॉक हुआ। इसने हाथ पे बंधी घड़ी पर वक्त देखा जो रात के 3 बता रही थी। इस वक्त इसके कमरे में कोई नहीं आता था, पर आज वो सर झटकता दरवाजे के पास आते उसे खोला। हैदर खान को देखकर इसने हैरानी से उनको देखा। डैड, आप इस वक्त खैरियत? शामिर ने इनको देखकर कहा, हाँ खैरियत, मैं ऐसे ही बाहर आया था, तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो आया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हैदर खान कहते अपना हाथ इसके माथे पर रख कर चेक करने लगे। अंदर आइए आप। शामिर ने इनकी फिक्र पर मुस्कुराता कमरे के अंदर लाया और कहा, मैं ठीक हूँ डैड, बस कुछ काम था इसीलिए, और आप हमारी परवाह पहले भी करते थे, पर अब इन कुछ सालों में आप मेरे लिए इतने परेशान क्यों होते हैं? शामिर ने इनसे पूछा, क्योंकि हैदर खान ने इसके होश पे आने के बाद बस यही बताया कि कमज़ोरी हो गई थी तुम्हें, और उन्होंने मेहरमा की मंगनी का बस हानिम बेगम को ही बताया था और बच्चों को बताने से मना किया था। इसीलिए शामिर अभी तक बेखबर था, पर इसका दिल हमेशा से मेहरमा के लिए परेशान रहता था। वो मेहरमा को भूल नहीं पाया था। इसने मेहरमा से बात करने की कोशिश की थी, पर हैदर खान ने ये कहकर दिया था कि वो अचानक पाकिस्तान जाकर इनको सरप्राइज करेंगे, जिस पर शामिर राजी तो ना था, पर उन्होंने भी अपनी कसम दे दी थी, जिस पर वो राजी हो गया। शामिर जो पहले मेहरमा को बस अपनी दोस्त समझता था, पर अब इस दिल में मेहरमा को अलग अंदाज से धड़कता था। इसको पता चल गया था जब इससे मोहब्बत के मीम का भी बताना था, तब इसको अपनी माँ से इश्क हो गया था, और शामिर ने अपने आप को वैसा बना लिया था जिस तरह के मर्द इसको पसंद होते थे। शामिर अब दिखने में अपनी उम्र से बड़ा लगता था, और अब वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। इस चेहरे का वाइट रंग था, ब्लू आंखें, हल्के ब्राउन बाल, इसका कशीदा सीना, लंबा कद, मजबूत मसल्स, इन सब में शामिर 12 साल के शामिर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था। अब अगर कोई इसको देखता तो इतनी आसानी से पहचान ना पाता। लड़कियां से बात करने को बहाने तलाश करती, पर शामिर एक गलत निगाह इन पर ना डालना गवारा न करता। इसने अब तहज्जुद पढ़ना भी शुरू कर दिया था। इसकी दुआओं में बस मेहरमा होती थी कि वो इसको कभी न भूले और हमेशा इसकी रहे। शामिर ने अपनी और मेहरमा की उम्र का फ़र्क तक भूल गया था। इसके लिए कौन बड़ा छोटा है ये ज़रूरी नहीं था। इसको बस अपनी माँ से इश्क था, जिससे इसने इन दोनों के बीच 4 साल के फ़र्क भी नज़रसानी की नहीं किया था। पर वो भूल गया था इसको फ़र्क नहीं पड़ता, बाकियों को ज़रूर पड़ेगा। पर शाहमीर को किसी की कहाँ परवाह थी। ऐसा नहीं मीर, बाप हूँ तुम्हारा, फिक्र तो होगी ना? हैदर खान ने इसकी बात पर टालने वाले अंदाज में कहा, अच्छा हम पाकिस्तान कब जाएंगे? शामिर ने हमेशा किया गया सवाल दोबारा से पूछा। बहुत जल्द, हैदर खान ने कहा। बहुत जल्द कब आएगा डैड? शामिर ने पूछा। रात हो गई है मेरा, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो सो जाओ, मैं अभी अपने कमरे में चलूंगा। हैदर खान ने उसका सवाल नज़रअंदाज करते कहा। जी। शामिर ने दोबारा नहीं पूछा। हैदर खान के जाने के बाद वो सोने का इरादा करके लेटा ही था कि इसका मोबाइल बजने लगा। शामिर देखा तो अननोन नंबर था। पहले नज़रअंदाज करता चाहा, पर सोचा रात का वक्त है, शायद ज़रूरी हो, इसीलिए उठा ही लिया। हाय शाहमीर, वाई आर यू ब्लॉक माई नंबर? दूसरी तरफ से जॉली की आवाज़ सुनकर शाहमीर बदमज़ा हुआ और सोचा कि क्यों उठा ली कॉल। जॉली, इसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी और तब से इसकी जान पर बनी थी कि वो इससे शादी करे। शाहमीर से कहा तो पहले भी बहुत सी लड़कियों ने था, पर ऐसे इससे किसी ने तंग नहीं किया था। शामिर जिस जगह जाता वो इससे पहले पहुंच जाती। शामिर ने कई दफ़ा इसको जलील भी किया था, पर वो भी अपने नाम की एक थी। मैं तुम्हारे जवाब देने का पाबंद नहीं, शामिर ने बेजारी से अंग्रेजी में जवाब दिया। तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसे बर्ताव करते हो। जॉली ने शामिर की बेजारी महसूस करते कहा, ये कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हारी, अगर है भी तो मुझे परवाह नहीं है। मैं नहीं कहा था कि करने को, पहले भी बता चुका हूँ मैं। शामिर ने गुस्से से कहा इसको। शामिर, डोंट कॉल मी शाह, अदरवाइज आई किल यू।
शामिर ने गुस्से से दहाड़ कर कहा तो वो डर गई। शामिर, तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो? जॉली ने खुद को नॉर्मल करते फिर सवाल किया। दोबारा मेरे मुंह से मैं शाह ना सुनूं। दोबारा तुम्हारे मुंह से मैं शाह ना सुनूं। शामिर अपनी बात कहता कॉल कट कर गया और साथ में ये भी नंबर ब्लॉक किया। शामिर ने फिर रयान को कॉल की, जिसने उठाकर ही बोलना छोड़ो क्या बिना शामिर की बात सुने। अगर तुम्हें रात के वक्त इतना ही बात करने का दिल करता है तो कोई लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। तुम्हें कौन सा लड़कियों की कमी है? तुम एक दफ़ा इनसे कहो तो देखो कितनी नींद खुद में हराम कर दें। तुम्हारी बकवास करना ज़रूरी था रेयान, कभी तो संजीदा रहा करो। अगर मैंने रात के वक्त कॉल की है तो मैं सोचना चाहिए कि कौन सी ज़रूरी बात होगी। शामिर ने इसकी बातें सुनने के बाद कहा, अंगारे क्यों चबा रहे हो? अच्छा बताओ क्या बात है जिसके लिए आप कल यूनिवर्सिटी आने तक का इंतज़ार नहीं कर सके? रेयान ने अब अदब से कहा, क्या तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलोगे? अगर मैं जाऊँ तो? शामिर ने पूछा। खैरियत? रेयान ने हैरत से पूछा। हाँ बस डैड वाले जब आए पाकिस्तान, पर मैं अब इम्तिहान के ख़त्म होने ही पाकिस्तान के लिए निकलूँगा, इसलिए तुम मुझसे पूछा। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, शामिर ने बताया। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ऐसे में भी पाकिस्तान घूम आऊँगा। रेयान इसकी बात पर मज़े से बोला। अच्छा अब सो जाओ, शामिर ने कहते ही कॉल बंद कर दी। नींद खराब करते कहता है सो जाओ, रेयान मुँह में बड़बड़ाया। शाहज़ेब अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पे कुछ कर रहा था जब इसके ऑफिस के अंदर सलार अंदर दाखिल हुआ। ज़ैब क्या प्लान है आज का? सलार ने कुर्सी बैठते ही पूछा। आज तो मेरा कोई प्लान नहीं है, बस कुछ टाइम बाद घर जाऊंगा, शाहज़ेब ने अपने काम में नज़र जमाते बताया। अच्छा सही, सलार ने कहा। तुम बताओ कॉफ़ी या कुछ और? शाहज़ेब ने कहा। नहीं कुछ नहीं, सलार ने इनकार किया। अच्छा तुम बताओ क्या चल रहा है और घर में कैसे सब? शाहज़ेब ने सवाल किया। घर में सब ठीक है और अब बस हूर की शादी की तैयारियों में अम्मी पापा तो। सलार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम भी शादी कर लो, शाहज़ेब ने मशवरा दिया। शुक्रिया, अभी आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं, सलार ने तंज़ा कहा। मर्जी है, वरना मैं तो चाहता हूँ कि मेरी आज ही शादी हो। शाहज़ेब अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर और हाथ पीछे करते सलार को आंख मार के कहा। तुमसे करेगी कौन? सलार ने उसका मजाक उड़ाया। ये पूछो कि कौन नहीं करेगी, शाहज़ेब बिना इसकी बात का बुरा माने बोला। अब इंसान को इतना खुशफहम भी नहीं होना चाहिए। सलार ने कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? शाहज़ेब ने बहुत संजीदगी से कहा। याद आया, मैं भी तुम्हें यही बताने वाला था, पर तुमने बातों में लगा दिया। सलार ने मज़े से सारा इल्ज़ाम शाहज़ेब पे लगाया और चलने का इशारा किया। रेहान, तुमने शामिर को देखा है? वह अभी यूनी में सीढ़ियों पर बैठा किताब को चारों तरफ से देख रहा था जब जॉली अपनी हील की टिक टिक करती उसके पास आके बोली। हाँ बहुत बार, रेहान ने बहुत संजीदा से जवाब दिया। बहुत बार का नहीं पूछा डफर, अभी कहाँ है यही पूछने का मतलब था। जॉली ने घूर कर कहा। तुम्हें भी नजर नहीं आएगा अगर तुम इसके डिपार्टमेंट में जाओगी तो। रेहान ने आंखें घुमाकर जवाब दिया। तुम्हारा हमेशा यही महसूस करवाना जरूरी होता है कि तुम से बात करना फजूल है। जॉली ने लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। नहीं, तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल नहीं। रेहान ने उसको सर से पैर और पैर से सर तक हंसी जब्त करते बोला। तुम हो ही जाहिल। जॉली गुस्से से इसको बोलती टिक टिक करती वापस चली गई। मेहरमा नॉवल पढ़ रही थी जब शाहज़ेब इसके पास आया और इसके देख कर कहा, तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। कौन सी? मेहरमा ने पूरा ध्यान नॉवल पर जमाए कहा। तुम्हारे मुस्तकबिल के मजाजी खुदा को नौकरी लग गई है। शाहज़ेब ने इसको देखकर शरारत से बताया। कितनी दफ़ा कहा है बहन, तुम्हारी ऐसी बातें ना किया करो। मेहरमा ने लाल होते चेहरे से कहा। लुक एट योर फेस। हाँ हाँ मेहरू, शाहज़ेब कह लगा कर बोला। हाथी बन गए हो पर अकल से अभी तक फारिग भी हो। मेहरमा ने उसको आंखें दिखाती अपने कमरे की तरफ गई। मेहरमा ने कमरे में आते ही शहीर को कॉल की। मुबारक हो आपको नौकरी की। सलाम के बाद मेहरमा ने मुस्कुराकर शहीर से कहा, शुक्रिया, पर तुम्हें किसने बताया? मैं तुम्हें खुद बताना चाहता था, शहीर ने पूछा। जैब ने बताया। अभी मैंने ये सोचा कि आपको मुबारकबाद दे दूं। मेहरमा ने हंसकर कहा। ओ, जैब को भी कोई बात रखनी नहीं आती। शहीर ने भी हंसकर कहा। नहीं, अगर ऐसा वो करे तो क्या ही बात। मेहरमा ने इसकी बात पर कहा। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, शहीर अपने लहजे में तहज्जुद डालकर कहा। क्या? मेहरमा ने पूछा। यही कि इतने साल हो गए हैं मंगनी को, अब शादी हो जानी चाहिए, शहीर ने बताया। अभी इतनी जल्दी क्यों? मेहरमा ने परेशानी से कहा। जल्दी तो नहीं, 7 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है हमारी मंगनी को, शहीर ने याद करवाया। हाँ पर अभी तो चचा जान और उनकी फैमिली को आना है ना, जब तक वो नहीं आ जाते बाबा जान ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेहरमा ने वजह बताई। अच्छा तो क्या इनका होना इतना ज़रूरी है? शहीर ने तंजिया पूछा। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, मेहरमा ने बहुत पर जोर देकर कहा। शहीर, मुझे अम्मी बुला रही है, मैं बाद में बात करते हैं। मेहरमा ने कॉल कट कर दी। पता नहीं क्यों शहीर ऐसे हो गए हैं, पहले तो नहीं थे। मेहरमा ने फ़ोन रखते परेशानी से बड़बड़ाई। फिर इंस्टाग्राम यूज़ करने लगी। ऐसी पोस्ट स्टोरीज देखी सबकी, फिर ना जाने क्या सोचकर अपनी तस्वीर पर जॉन एलिया का
शेर रख कर अपनी इंस्टा पर पोस्ट और स्टोरी रख दी। शेर कुछ यूं था, हम जी रहे हैं कोई बहाना किए बगैर, इसकी तमन्ना किए बगैर। इसके अपलोड करने के फौरन ही सानिया ने कॉल की। मेहरू खैर है ना? सानिया ने शरारत से पूछा। बिल्कुल। मेहरू ने दांत लबों तले दबाए। अपन इतने टाइम बाद कुछ पोस्ट किया है, वो भी इतना कमाल का, इसीलिए पूछना तो बनता है। वो बात अलग है कि तुम ये सूट नहीं कर रहा है, पर तुम्हारी तस्वीर पर ज़बरदस्त है। सानिया ने हंसकर कहा। हाँ, बस ऐसे ही दिल किया, और तुम्हें तो पता है मेरे शौक का। मेहरबा ने हंसकर भी कहा। हाँ जी, ख्वाबों की बस्ती में रहने वाली मलिका हैं आप। सानिया ने मजाकन कहा। हाँ हाँ हाँ। मेहरमा ने कहका लगाया। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, सानिया ने हंसकर कहा। तो इसने खुदा हाफिज कहा। फिर फेसबुक पर शाहमीर की आईडी ढूंढने लगी, जो नहीं मिली। इसने गहरी सांस भरकर सोने के लिए लेट गई। शाहमीर, रेयान और इनकी क्लास के डेविड और जैक और जोली, वो सब एक असाइनमेंट के ग्रुप थे, जिसमें अभी वो साथ बैठकर ज़रूरी लाइंस डिस्कस कर रहे थे कि रेयान ने अपने हाथ को माइक का स्टाइल में करके जोली से रिपोर्टर की तरह सवाल किया। मिस जॉली, क्या आप हमें बताना पसंद करेगी कि आप मुस्लिम खानदान से होकर भी अपना नाम जॉली क्यों रखा गया है? इससे अच्छा तो डॉली रखती। इसके डॉली कहने पर समझ दिए। नहीं, मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहूँगी, जॉली ने आंखें घुमाकर कहा। अच्छा, तो जॉली का मतलब भी बता दे, जो आपने नहीं बताना चाहती। रेयान ने इसको तपाया ना चाहा। शामिर, अपने दोस्त को कह दो कि मुझसे फजूल से सवालात ना करें। जॉली ने शामिर को अपनी तरफ मतवजा करना चाहा। अपने मामलात मुझसे दूर रखा करो, शामिर ने सख्त लहजे में कहा। कभी तो आराम से बात कर लिया करो, जॉली ने फरमाइश की। रेयान, तुम कैफे चलोगे? शामिर इसकी बात नज़रअंदाज करता रेयान से सवाल किया। हाँ ज़रूर, रेयान कहते ही उठा, जबकि इन दोनों को ऐसे जाता देखकर जब्त करती रह गई। वैसे जॉली इतनी बुरी नहीं जितना तुम इससे बुरा सलूक करते हो, रेयान ने कैफे में आते ही उससे कहा। मुझे नहीं पसंद ऐसी लड़कियां जो मर्दों को अपनी तरफ मतवजा करने के लिए अपनी इज्जत नफ्स को भी ख़त्म कर देती हैं, शामिर ने नफरत से बोला। तुम ऐसे क्यों हो? बचपन से मीर संजीदा होना अच्छी बात है, पर तुम्हारे चेहरे पर चमक क्यों बस एक ही नाम सुन के आती है? रेहान ने सवाल किया। मैं ऐसा ही हूँ, और क्यों हूँ ये जानना ज़रूरी नहीं। और रही चमक की बात, तो इसमें मैं बेबस हूँ। मैं ही जानता हूँ कि इनके बगैर मैंने ये साल कैसे गुजारे। मेरे लिए मुस्कुराने का मतलब ही मेरी माँ है। इनसे मिलने के बाद मैं ही इन जज्बात से वाकिफ़ हुआ हूँ जिनसे ना वाकिफ़ था। अगर इनसे ना मिलता तो शायद अब भी ना वाकिफ़ रहता। वो मेरे लिए क्या है, अगर जो मैं बयान करने बैठूँ ना तो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। शामिर ने सांस खींचकर कहा। मुझे हैरानी होती है तुम्हारे लहजे में इसका जिक्र करते हुए इतना एहतराम और नरमी देखकर। रेया ने हैरान कुन लहजे में कहा। मोहब्बत की पहली शर्त है एहतराम, इज्जत और यकीन होती है, पर यहाँ बात तो मेरे इश्क की है, तो कैसे इनके लिए एहतराम नहीं आएगा? शामिर ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। रेयान कुछ ना बोला, बस दिल में इसकी खुशी के लिए दुआ की, जो बस मेहर माँ की थी। शामिर घर आकर हानिम बेगम के पास गया। मॉम, डैड कहाँ हैं? शामिर ने सवाल किया। गार्डन में हो गए, हानिम बेगम ने बताया। अच्छा, शामिर ने कहा और गार्डन का रुख किया। डैड, मुझे आपसे बात करनी है, शामिर इनके पास आता हुआ बोला। कहो, क्या बात है? हैदर खान इस तरफ मतवजा हुए। मैं 2-3 दिनों बाद एग्ज़ाम से फारिग हो जाऊंगा, फिर मैं पाकिस्तान जाने का इरादा रखता हूँ, शामिर ने आराम से बताया। मीर, हमने डैड प्लीज़, अब और नहीं। मैं बहुत टाइम से आपकी बात मान रहा हूँ, पर अब जाऊँगा, फिर आप लोगों की मर्ज़ी, जब चाहे आप आए। शामिर ने इनकी बात पूरी होने से पहले बोला। अकेले में जाने नहीं दूंगा, कुछ और सब्र करो, हैदर खान ने कहा। डैड, मैं बच्चा नहीं हूँ जो अकेला नहीं जा सकता, और दूसरी बात कि रेयान मेरे साथ होगा पाकिस्तान। शामिर ने पूरी तैयारी कर ली थी। इसको पता था हैदर खान किसी न किसी बात पर इसको रोकना ज़रूर चाहेंगे, इसीलिए इसने पहले ही रेयान को पाकिस्तान चलने को कह दिया था। अगर तुमने सोच लिया है तो फिर मैं अब क्या कह सकता हूँ? तैयारी कर लो, तुम कराची के घर वाले चाबी तुम्हें मिल जाएगी। कुछ टाइम बाद हम भी आ जाएंगे, हैदर खान ने इसकी बात पर हार मानने वाले लहजे में कहा। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, शामिर कहते ही इनके गले लग गया। वो इस वक्त लॉन्ज में थे जब सिकंदर खान ने कहा कि नादिया आज मुझे फ़ोन किया था, कह रही थी कि हूर के साथ हम मेहरमा की भी शादी भी हमीरा चाहती हैं। इनकी बात ये सारा बेगम, मेहरमा और शाजिब तीनों को हैरत हुई। आपने क्या जवाब दिया फिर? सारा बेगम ने पूछा। यही कि हैदर के बगैर हमने मंगनी तो कर दी, पर शादी नहीं, सिकंदर जन ने जवाब दिया। हैदर भाई बहुत बदनसीब निकले, अपनी माँ का आखिरी दीदार तक न कर पाए। सारा बेगम अफसोस से बोली। अल्लाह की बात है, सब में तो बस सब हो सकता है, सब में तो बस सोचता हूँ
کہ حیدر کی کیا حالت ہوگی جان کے کہ اماں جان اب ہمارے بیچ میں نہیں رہی۔ سکندر خان نے پریشانی سے کہا، ان کی غلطی تو ہے نا، ان کو ایسے رابطہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی۔ سارا بیگم نے کہا، اب ایک بار اور لندن جاؤں گا، پہلے تو نہیں، شاید اب کچھ پتہ لگ جائے۔ سکندر خان نے کہا، جیسا آپ بہتر سمجھے۔ سارا بیگم نے کہا، بابا جان مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ مہربا نے ان کے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، ہاں مہرو، کس بات کی اجازت؟ سکندر خان نے پوچھا۔ بابا جان، وہ شہر کو نوکری مل گئی ہے نا، تو وہ ہم سب کو ٹریٹ دے رہا ہے، تو بس آپ سے پوچھنا تھا۔ مہربا نے ایک ہی سانس میں بتایا، ہاں تو بیٹا جانا آپ لوگ کب جانا تھا؟ سکندر خان نے مسکرا کر کہا، آج بدھ ہے تو اتوار کو ٹریٹ دی ہے انہوں نے زیب کو بھی، پر زیب کا پہلے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کا پلان ہے۔ مہربا نے بتایا، ٹھیک ہے پھر۔ سکندر خان نے رضامندی دی، آپ نے میر کو اجازت دی ہے تو اچھا تھا، پر ہم بھی چلتے۔ آپ نے تو سارے رشتہ داروں سے ہی رابطہ ختم کر لیا۔ حانم بیگم نے ان سے کہا، چاہتا تو میں بھی تھا کہ ساتھ جائے، پر ابھی کچھ وقت تک نہیں، ممکن نہیں ہے، اسی لیے اگر میر جانا چاہتا ہے تو میں اجازت دے دی ہے۔ حیدر خان نے کہا، آپ نے ویسے ٹھیک ہی نہیں کیا، وہ سب لوگ کتنے پریشان ہوں گے ہمارے لیے۔ حانم بیگم نے شکوہ کیا، بس حالات کچھ اس طرح ہو گئے کہ مجھے سب یہی بہتر لگا۔ حیدر خان مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، اب بتانے کیوں نہیں اصل بات؟ حانم بیگم نے کہا، جب وقت آئے گا تو خود جان جاؤ گی۔ حیدر خان نے ان کی بات ٹالنے کے لیے کہا، آج شامیر کا آخری پیپر تھا اور اس نے آج ہی رات پاکستان کے لیے نکلنا تھا۔ ریان نے بہت بار کہا کہ ایگزام کے ختم ہونے کی خوشی میں پارٹی کرتے، پر ایک شاہمیر ہی تھا جس کے سامنے اس کی نہیں چلتی تھی۔ اس کی بس شاہمیر کی ایک گھڑی پر بولتی بند ہو جاتی تھی۔ شاہمیر نے اپنی پیکنگ پہلے ہی کر دی تھی، ریان نے بس اپنا ایک ہی بیگ لینا تھا۔ اس نے کون سا پاکستان ہمیشہ رہنا ہے، وہ بس شاہمیر کے لیے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اب پاکستان جانے کے لیے تیار تھے اور ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ پاکستان پہنچتے ہی ریان کو اسلام آباد جانا تھا، جبکہ شاہمیر کو کراچی۔ ریان نے پاکستان گھومنے کی شروعات اس شہر سے کرنا چاہا تھا، کیونکہ اس کا آبائی شہر وہی تھا۔ وہ تو بعد میں اس کے والدین پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے دیش میں رہ رہے تھے۔ مہربا نے تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس نے وائٹ کلر کا پیروں تک آتا فراک پہنا تھا اور بالوں کو کھلا رکھا تھا۔ میک اپ اس نے بالکل نہیں کیا تھا، بس گلابی رنگ کا لپ گلوز ہی لگایا تھا۔ وہ اپنی اتنی تیاری میں ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اس کو شہر کی دی ٹریٹ پر جانا تھا، جہاں وہ خود اور حور اور شہر کے علاوہ اس کے کچھ دوست وغیرہ تھے۔ وہ نیچے آتے ہی سارا بیگم کو بتا کر ڈرائیور کے ساتھ نکل گئی، کیونکہ شاہزیب پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ سکندر خان 2 دن پہلے ہی اپنے آفس کے کام سے شہر گئے ہوئے تھے۔ شاہزیب نے کہا تھا کہ وہ جائے، پر سکندر خان نہیں مانے تھے۔ سارا بیگم کچن میں تھی جب گارڈ نے آ کر کہا کہ کوئی نوجوان لڑکا ان سے ملنے آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہم نے پوچھا تو کہا اندر سے کسی کو بلا لائے۔ میں ایسے گھر کو اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، گارڈ نے بتایا۔ اچھا میں جا کر دیکھتی ہوں، سارا بیگم نے کہا۔ جی آئے، وہ دیکھنے میں پٹھان لگتا ہے، ان کی طرح گورا اور خوبصورت تھا، گارڈ نے چلتے چلتے بتایا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ نے؟ سارا بیگم نے آتے ہی پوچھا، کیونکہ سامنے والی کی پیٹھ تھی ان کی طرف۔ شاہمیر جیسے ہی آیا تھا، اپنا سامان گیٹ پر رکھ کر وہ سکندر خان کی طرف آیا تھا اور اس نے اندر سے کسی کو بلانے کا کہا تھا۔ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب وہ ان سے ملتے ہیں تو وہ پہچانتے ہیں کہ نہیں، اور خاص طور پر اس کو مہرما کو دیکھنا تھا کہ وہ کیا اس کو بھول تو نہیں گئی، اگر نہیں تو کیا وہ اس کو دیکھتے ہی پہچان لے گی، اگر نہیں تو وہ اس کے آگے نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اپنے پیچھے سہرا بیگم کی آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ شاہمیر ان کی طرف مڑ کر مسکرا کر بولا۔ سارا بیگم اس کو الجھ کر دیکھنے لگی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ چچی جان، 9 سال اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہے کہ آپ شاہمیر حیدر خان کو نہ پہچان پائے۔ شاہمیر ان کی آنکھوں میں الجھن دیکھتے کہنے لگا۔ اس کی بات پر سارا بیگم کو شوق لگا، میر بیٹا، یہ آپ ہو؟ انہوں نے حیران کن لہجے میں کہا، جی بالکل۔ شاہمیر مسکرا کر بولا۔ سارا بیگم نے اس کو غور سے دیکھنے کے بعد شاہمیر کو گلے سے لگایا کہ ملی اور کہا، وہ بہت بدل گئے ہو آپ بیٹا، اتنی آسانی سے پہچاننا ماننا ممکن ہے؟ سارا بیگم نے خوشی سے کہا، تو ان کو اتنے ٹائم بعد شاہمیر کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا، شاہمیر نے کہا۔ اندر آئے، مجھے بہت سے سوال اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ سارا بیگم نے شاہمیر کو اندر کی طرف آنے کو کہا تو وہ مسکرا کر اندر داخل ہوا۔ تو سارا بیگم نے ان کو اس طرح رابطہ نہ رکھنے پر سوال کیا تو شاہمیر کو جو پتا تھا اسے بتا دیا، اور سارا بیگم نے ستارے بیگم کی وفات کا بھی بتایا، جسے سن کر شاہمیر کچھ بول ہی نہ پایا۔ پھر اس نے سب کا بتایا تو اس نے مہرما کا پوچھا۔ انہوں نے بتایا، شہر کو تو تم جانتی ہوگی، اس کو نوکری ملی تو اس نے سب کو ٹریٹ دی ہے، مہربا بھی وہی ہے اور اب بس آنے والی ہوگی، پر شاہمیر شہر
शामिर का जिक्र सुनकर बदमज़ा हुआ था। वो तो इससे मिला ही बस एक दफ़ा था और ना जाने क्यों इसको पसंद नहीं आया था और ना ही भूला था। मेहरमा को इससे बात करता देखकर शामिर ने इसको अपना रकीब समझ लिया था। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि सारा बेगम का फ़ोन बजने लगा तो वो माजरत करती उठकर कुछ काम के लिए अंदर अपने कमरे की तरफ गई तो शामिर भी कोई बात नहीं कहता लॉन की तरफ आया जहाँ इसने मेहरमा को पहली दफ़ा देखा था। शामिर मुस्कुराकर उसी जगह को देख रहा था जो बिल्कुल वैसी ही थी, बस कुर्सियाँ और टेबल बदल गई थी। शामिर की नज़र अब सामने गेट पर मेहरमा की मुंतजर थी। तभी शामिर के दिल की धड़कन ने तेज़ रफ्तार पकड़ ली थी जब इसने गेट के अंदर गाड़ी से मेहरमा को देखा जो वाइट कलर के फ्रॉक में थी, बाल खुले हुए थे, काले रंग की चादर अपने कंधों पर डाली हुई थी। शामिर ने बिना सांस लिए इसको देख रहा था जो कुछ दूर थी और ड्राइवर को कुछ कह रही थी। शामिर पर नज़र नहीं पड़ी थी इसकी, पर शामिर को अंदाज़ा था कि जब वो मेहरमा को देखेगा तो इसकी खुशी इंतहा न रहेगी। पर जो असल में हो गई थी इसका तो इसके वहमो गुमान में भी न था। शामिर को लगा अपना गला खुश्क हुआ था, पर जान तो तब निकली महसूस हुई जब मेहरमा की नज़र इस पर पड़ी और वो भी अब इसकी तरफ आ रही थी। वो जैसे जैसे इसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी शामिर अपना दिल और तेज धड़कता महसूस हुआ। अब मेहरमा बिल्कुल इसके पास आकर खड़ी हुई थी। इसको ऐसे संजीदा देखकर शामिर को लगा मेहरमा ने इसको नहीं पहचाना और वो कहेगी तुम कौन हो। अगर वो इसको नहीं पहचानेगी तो वो क्या कहेगा, वो कौन है। पर मेहरमा की आवाज़ सुनकर अपने कानों पर यकीन न आया। तुम शाह हो ना, मेहरमा ने उम्मीद से पूछा और शामिर को लगा आज वो मर जाएगा। इसकी माँ ने इसको बुलाया नहीं था और इसने इसको पहचानने में मुश्किल भी नहीं हुई थी। आज शामिर की खुशी की इंतहा न थी। शामिर ने बस मेहरमा को देखकर अपना सर इस बात में हिलाया। ओह मेरे खुदा, मेहरमा ने अपने मुंह पे दोनों हाथ रखे और अपनी चीख का गला घोटा। इसको समझ ही नहीं आया कि वो शामिर को देखकर क्या करे। शाह माशाल्लाह से तुम कितने बड़े हो गए और प्यारे भी, मेहरमा ने इसकी लंबी हाइट और चेहरे को देखकर हैरानी से कहा। शामिर मेहरमा की बात सुनकर हंस दिया क्योंकि मेहरमा को अपने सामने बच्ची लगी। वो इसके चेहरे को देखा और मेहरमा की आंखों में खुशी के आंसू थे जिनको देखकर शामिर बेचैन हुआ। आपने ऐसे कैसे मुझे पहचान लिया? शामिर मेहरमा को देखकर चमकती आंखों से सवाल किया। इसको अंदाजा था मेहरमा नहीं भूलेगी इसको, पर ऐसे जल्दी पहचान भी लेगी, इतनी खुशी भी नहीं होगी। ये इसने नहीं सोचा था। इसने तो अपनी कैफियत का भी नहीं सोचा था कि कैसी होगी। शामिर को अपना दिल संभालना मुश्किल लग रहा था। वो जवाब जानना चाहता था कि कैसे मेहरमा ने तुम्हें क्या लगा था जब तुम इतने साल बाद आओगे? तुम्हें पहली दफ़ा जब तुमने देखा था तो तुम्हें नहीं पहचाना था, अब भी ऐसा ही करूँगी? मेहरमा ने इसकी तरफ देखकर शरारत से कहा। आप बताइए ना कैसे पहचाना? चच्ची जान तो अभी अभी शौक है। शामिर ने बेचैनी से पूछा। शाह तुम्हारी आंखें, मेहरमा ने इसकी आंखों में देखकर कहा जिसका रंग पहले ही ब्लू था और आंखों की चमक ने ब्लू आंखों को और खूबसूरत बना दिया था। आंखें, शामिर ताजिब से बोला। हाँ, जब पहली दफ़ा मेरे सामने आकर बैठने की इजाज़त मांगी थी, जब मैंने तुम्हें देखा था तब भी बहुत प्यारे थे, पर जब तुम्हारी आंखें बहुत पसंद आई थी, मेहरमा ने मुस्कुरा कर बताया। अच्छा, शामिर ना जाने क्यों आज भी मेहरमा की तारीफ पर शर्मा गया था, इसलिए लब दांतों तले दबाए यहाँ वहाँ देखने लगा। हाँ हाँ शाह, तुम अब भी शर्माने की आदत है तुम्हें? मेहरमा ने कहा लगा कर कहा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। शामिर ने कमज़ोर सी दलील दी। अच्छा, तो अब नहीं पूछोगे शर्माने का मतलब? मेहरमा ने फिर शरारत से पूछा। नहीं। शामिर हंसकर सनफी में हिलाकर कहा। अच्छा बैठो तो सही, मुझे ख्याल ही नहीं आया। मेहरमा ने सर पर हाथ मारकर कहा। कैसी आप? शामिर ने बैठते ही पूछा। बड़ा जल्दी नहीं पूछा? मेहरमा ने घूर कर कहा। कोई नहीं, बाद में पूछ लूंगा। शामिर भी इस बार शरारत से कहा। ओहो क्या बात है, मेहरमा हंस दी। आप पहले से ज़्यादा प्यारी हो गई हो। शामिर ने चाहकर भी खुद को ये कहने से रोक ना पाया। शर्म करो शाह, खुद से बड़ी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। मेहरमा ने इसकी बात पर मजाक में लेते कहा। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, आप सच में बहुत खूबसूरत है और इसीलिए मैं खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया। शामिर ने मेहरमा की आंखों में आंखें डालकर कहा। अच्छा मान लेती हूँ। मेहरमा को शामिर के लहजे में न जाने क्यों शिद्दत जान कर अपने गाल तपते महसूस हुए। अब ब्लश कर रही है। शामिर मेहरमा के सुर्ख गाल देखकर गहरी मुस्कुराहट से बोला। नहीं बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें ना सच में लंदन की हवा लगी हुई है। मेहरमा ने कहा कर अपना हाथ पहले इसकी तरफ इसके बालों में हाथ डालना चाहा, पर शामिर को अब बुरा ना लगे इसीलिए अपना हाथ नीचे कर लिया। जबकि शामिर ने मेहरमा की हरकत गौर से देखी और इसका ऐसे हाथ नीचे करना शामिर को बुरा लगा, इसलिए अपना सर इसके आगे किया। शाह ने इशारा सिर्फ अपना ख्वाहिश पूरी करें।
अंदर चलते हैं। मेहरमा ने मुस्कुराकर शाहमीर के बालों में हाथ फेरते कहा तो मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। मीर बेटा, मैं भी तुम्हें देखने बाहर ही आ रही थी। सारा बेगम ने इन दोनों को आता देखकर कहा, जी मैं लॉन में चला गया था माँ का इंतजार करने के लिए। आपने बताया था ना कि आने वाली है, इसलिए। शाहमीर सोफे पर बैठा इनको बताने लगा। मेहरमा शाहमीर की इतनी साफ गोई पर बस देखती रह गई। शाह चचा जान और बाकी सब नहीं आए? मेहरमा को अब ख्याल आया तो पूछा। नहीं, वो कुछ टाइम बाद आएंगे, शाहमीर ने बताया। अच्छा तुम कॉफ़ी लोगे तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। मेहरमा ने शाहमीर को देखकर पूछा। अच्छी ना बनाइए, मैंने पी लेनी है फिर भी। शाहमीर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो बैठो मैं बना कर लाती हूँ। मेहरमा कहकर उठ गई तो सारा बेगम ने शाहमीर से सवाल किया, और बताओ मीर, कोई लड़की तलाश की लंदन में? तुमने यह पढ़ाई और हनीम देखी नहीं है? चची जान, मैंने वहाँ किसी लड़की को पसंद नहीं किया और शादी तो मैं अस्सलाम वालेकुम। शाहमीर अभी कुछ कहता कि शाहजीब लॉन्ज में आता सलाम करने लगा। शाहमीर इसको देखकर उठा। वालेकुम अस्सलाम। शाहमीर इसको देखकर कहा, डोंट टेल मी कि तुम मीर हो। शाहजीब हैरत से मुंह खोले बोला, बिल्कुल शाहजीब भाई, मैं शाहमीर ही हूँ। शाहमीर ने इसकी हैरानी नोट करते मुस्कुरा कर बोला, कैसे हो और कहाँ गायब हो गए थे? शाहजीब खुश दिली से इसके गले लगाए बोला, बस यही आपके सामने हूँ। शाहमीर ने जवाब दिया, और बाकी सब कहाँ हैं? शाहजीब इसको अकेला देखकर बोला, बाकी सब भी आ जाएंगे। शाहमीर ने कहा, मीर जब तक सब नहीं आ जाते तुमने यहीं रहना है। सारा बेगम ने हुक्मिया लहजे में कहा, नहीं चची जान, नहीं को अब भूल जाओ, मेरी बात माननी होगी। मैंने सिकंदर को भी बता दिया है, बहुत खुश हुए हैं, वरना वो तो बहुत परेशान रहने लगे थे, और उन्होंने ही कहा था कि अब तुम्हें यहीं रखें जब तक बाकी लोग नहीं आ जाते। सारा बेगम ने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, अच्छा ठीक है। शामिर बोला। मेहरमा भी ट्रे में 3 कप लाई, 2 कॉफ़ी और एक सारा बेगम के लिए चाय का। मेहरमा ने सबको देने के बाद शाहजेब से कहा, तुमने कल नहीं आना था? नहीं, शाहजेब ने कहते ही इसका कप ले लिया। ये मेरा था जैब। मेहरमा ने इसकी हरकत पर घूरकर कहा, था ना, अब मेरा है। शाहजेब ने कॉफ़ी का घूंट भरकर बोला। मेहरमा पाव पटकती दोबारा कॉफ़ी बनाने किचन में गई, जबकि शामिर का मूड खराब हो गया था। अब की मेहरमा को जाते देखकर, जैब मेहरू को तंग ना किया करो अब। सारा बेगम ने शाहजेब को देखकर कहा, अम्मी जान अभी तो ज़्यादा करना चाहिए, कल को जब शादी होगी तो मैं ये सब तो नहीं कर पाऊंगा ना। शाहजेब ने बिना इनकी बात माने बोला, जबकि शामिर का दिल मेहरमा की शादी का सुनकर जोर से धड़का। इसे घबराहट होने लगी थी। इसने इनसे कहा, मैं वहाँ के पास जाता हूँ। शामिर कहता अपने कप लिए किचन की तरफ गया। देख ले, अभी भी बचपन की तरह मेहरू के पीछे जाना पसंद है। शाहजेब इसको जाता देखकर सारा बेगम को कहने लगा, जो इसकी बात पर मुस्कुरा दी। बस माँ आप यहाँ हैं, ऐसे ही बैठी है? शाहमीर ने इसको ऐसे खड़ा देखा तो पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? मेहरमा ने सवाल के जवाब बिना सवाल किया। आप मेरी बात का जवाब दे, शाहमीर ने कहा। क्योंकि अब मैं चाय पीने का इरादा रखती हूँ, मेहरमा ने बताया। अच्छा क्यों? शाहमीर ने पूछा। ऐसे ही इंसान के मूड को बदलने में वक्त नहीं लगता है, मेहरमा ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ ये तो है। शाहमीर ने इसकी बात पर इत्तेफाक करते कहा, तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई होगी ना? मेहरमा ने चाय का पानी गर्म करने की रखते सवाल किया। नहीं, शाहमीर ने जवाब दिया। फिर क्या है, यही कंप्लीट करोगे? मेहरमा ने पूछा। अभी सोचा नहीं, शाहमीर ने बताया। अच्छा, मेहरमा ने कहा, और जब तक मॉम डैड नहीं आ जाते मैं यहीं रहूँगा, चची जान का हुक्म है। शाहमीर ने बात करने की गर्ज से कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेहरमा ने मुस्कुरा कर कहा तो शाहमीर भी मुस्कुरा दिया। दूसरे दिन सिकंदर खान भी आ गए और शामिर से खूब नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि वह हैदर खान से सख्त खफा है, और उन्होंने फिर शामिर को मनाने पर राज़ी हो गए थे। शामिर ने हैदर खान को कॉल करके यहाँ की सूरत हाल बता दी। सिकंदर खान ने अभी इनको बताया सितारे बेगम की वफात का, जिसको सुनकर हैदर खान को अपना वजूद सन्नाटों की जद में आता महसूस हुआ। फिर वो इतना रोए कि बाकी सब भी रो दिए, और कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने आने का बताया कि अब वो आए और सबसे शर्मिंदा हैं। उन्होंने अपनी जन्नत को नाराज़ किया और अब बस जो पहले नहीं कर सके वो अब करेंगे। अब वो दोबारा पाकिस्तान आने के बाद दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। आज रात इनको पहुंच जाना था और शाम में, इसीलिए शामिर अपने घर जाएगा। और अब वो लाउंज में शाहजीब के साथ था, जो इससे सवालात पूछ रहे थे। मीर, तुमने मुझे अब लिस्ट बता दो, शाहजीब ने मेहरमा को आते देखकर कहा। किस चीज़ की लिस्ट? शामिर ने नासमझी से इसको देखकर पूछा। वहाँ लड़कियाँ तुम्हारे आसपास होगी, वो भी बोल्ड लड़कियाँ, तो इनमें कितनी गर्लफ्रेंड्स कितनी थी, और तुम्हारी, वो इनके नाम बताओ। शाहजीब ने अब मज़े से और तहज्जुद से पूछा था। मेहरमा भी अपना नावल रख कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। एक भी नहीं, शामिर परसकून लहजे में जवाब दिया। एक भी नहीं, शाहजीब सदमे की हालत में बोला। जी एक भी नहीं, शामिर इसको देखकर कहा। तुमसे ये उम्मीद तो ना थी कि एक लड़की को इम्प्रेस ना कर सके, वो भी लंदन में रहकर, शाहजीब ने मसनूई दुखी अंदाज में कहा। शामिर को कहा, जबकि मेहरमा भी हैरान और खुश भी थी।
ऐसी बात नहीं है, मुझे बस लड़कियों में दिलचस्पी नहीं थी, शामिर ने सफाई देते कहा। अब तुम तो ऐसे ही कहोगे ना, शाहजिब ने जानबूझ के छेड़ा। शायद दिलचस्पी क्यों नहीं थी, लड़कियां तो बहुत खूबसूरत होगी, एक से बढ़कर एक। फिर मेहरबान ने अब की सवाल किया। मेरे लिए चेहरे की खूबसूरती जरूरी नहीं, वह जितनी भी थी मसनूई चेहरे थे, दिल में कुछ और बाहर से कुछ और। वो किसी एक के साथ नहीं रह सकती, और अगर कोई थी भी तो मेरे दिल में ना आ सकी। शाहमीर मेहरमा को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, क्या दिल में कोई और है? शाहजिब दिलचस्पी से पूछा। अब यह बात बताने का वक्त नहीं, शामिर ने मुस्कुराहट जब्त करते कहा। मतलब कि दिल में कोई है? मेहरमा ने जोश से पूछा। आपके लिए वो कोई और नहीं, शामिर ने कहा। पहलियां क्यों बुझवा रहे हो? शाहजिब बेजारी से बोला। कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम से जाना था, मैं चलता हूँ। शामिर बात टाल कर कहता वहां से निकल गया, जबकि वो दोनों एक दूसरे को तकते रह गए। आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? सिकंदर खान ने हैदर खान से पूछा, जो कल रात ही आ गए थे। तो सिकंदर खान और सारा बेगम मेहरमा शाहजिब इनसे मिलने आए थे। नहीं, सफ़र अच्छा गुजरा, हैदर खान ने सर झुकाकर जवाब दिया। तुम्हें बहुत मुबारक हो, हानम बेगम ने मुस्कुराकर मेहरमा को देखकर कहा। किस बात की मुबारकबाद चच्ची जान? मेहरमा को ना समझी से बोली। तुम्हारी मंगनी की। और किसकी? तब तो ना दे सकी तो आज दे दी, हानम बेगम ने कहा। शुक्रिया, मेहरबानी मुस्कुरा कर कहा। मीर नहीं किया घर पर? शाहजिब ने सवाल किया। सुबह को निकल गया था घर से, कोई काम है इसको, हानम बेगम ने जवाब दिया। अच्छा, शाहजिब ने सर हिलाया। अब हमें तारीख देनी चाहिए मेहरू की शादी की। हमीरा बहुत जल्दी मचा रही है, आप लोग ना थे तो हमने भी वक्त मांग लिया था, सारा बेगम ने सबको देखकर कहा। हाँ, अब हम भी यही होंगे, हानम बेगम ने मुस्कुराकर कहा। हूर के साथ बस अभी निकाह की रस्म करेंगे, रुखसती साल बाद। सिकंदर खान ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, मैं आपकी बात हमीरा को बता दूंगी, सारा बेगम ने इनको देखकर कहा। मेहरमा इन बातों से लाताल्लुक बैठी थी, जबकि वक्त हैदर खान आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। वो अब समझ गए थे कि शामिर से ये बात छुपाना नामुमकिन नहीं होगा। अब शामिर ने भले इनको कुछ न बताया हो, पर वो बाप बेटे के दिल की हाल समझ गए थे। पर वो मजबूर थे, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। इनकी नज़र में शामिर ने गलत जगह दिल लगाया है, और बाद में इसका अंदाज़ा शामिर को भी हो जाएगा। वो इस वक्त रियान के साथ कैफ़े में था, जो कराची आकर उसको मिलने के लिए यहाँ बुलाया था। तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए शामिर अब इसके बाद मिलने चला आया था। और बताओ, क्या सोचा है अब? रियान ने सवाल किया। कुछ दिनों में मॉम डैड से कहूँगा कि माँ से शादी करना चाहता हूँ, शामिर ने आराम से बताया। क्या वो मान जाएंगे? रियान ने दूसरा सवाल किया। ना मानने की वजह? शामिर ने उल्टा उनसे पूछा। तुम बेहतर जानते हो, रियान ने तंजिया बोला। मैं इस बात को नहीं मानता, मेरे लिए वो बस सांस की तरह है, जिन्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। शामिर ने कहा। दुआ है कि तुम्हारे घर वाले या तुम्हारी माँ को एतराज़ ना हो, रियान ने दुआ देकर कहा। तो शामिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शामिर का फ़ोन बजा तो वहाँ मतवजा हुआ। किसकी कॉल है? रियान ने पूछा। शाहजिब भाई की। तुम खामोश रहना ज़रा, शामिर इसको बताना। कॉल पिक करने लगा और कुछ दूर साइड पर खड़ा हुआ। जी शाहजिब भाई, शामिर ने कहा। मीर कहाँ हो? सुबह से तुम्हारे घर में है और तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। शाहजिब इनके पूछने पर शुरू हो गया। ओ सॉरी, मुझे पता ही नहीं था, शामिर ने माजरत करी। अब तो चलाना पता तो है, आ जाओ, शाहजिब ने कहा। जी आता हूँ, माँ भी होगी ना? शामिर ने जवाब देकर कहा। माहिर माँ का पूछा। पहले थी, अब नहीं, शाहजिब ने बताया। अब क्यों नहीं? शामिर ने उलझ कर पूछा। शहीर की कॉल आई थी, इसको अपने किसी दोस्त से मेहर माँ को मिलाना था, शाहजिब ने बताया। माँ को अपने दोस्त से क्यों मिलाना था इन्हें? शाह जब्त करते पूछने लगा। वरना इसका बस नहीं चल रहा था, शहीर के साथ क्या कर गुजरता। ऐसे ही अब मिलना जुलना तो रहेगा ना? शाहजिब इसके लहजे पर ध्यान दिए हुए बिगड़ सरसरी सा बोला। क्या मतलब है आपका? शाह मीर के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। मीर, क्या तुम्हें नहीं पता जो इतने सवाल पूछ रहे हो? शाहजिब बेजारी से बोला। आप बताइए, शामिर अपने डर पर काबू पाते पूछा। हद है मीर, चचा जान ने बताया होगा ना, पहले के मेहरू और शहीर ब्रो की मंगनी हो गई है और अब तो निकाह की तारीख रखने का सोच रहे हैं, शाहजिब ने बताया, जबकि शामिर को लगा इसके पाँव से नीचे जमीन खिसक गई हो। वो बेसाख्ता लड़खड़ाया और एकदम पीछे हुआ। कब की बात है? शामिर को अपनी आवाज़ दूर खाई से नजर होती महसूस हुई। तुम ठीक हो? शाहजिब इसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट महसूस करते शाहजिब ने परेशानी से पूछा। कब मंगनी हुई थी इनकी? शामिर इसके सवाल नज़रअंदाज करता दोबारा पूछा। 7 साल से ऊपर होने वाला है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। शामिर से मजीद सुनना ही ना गया और वो कॉल कर दी और बिना रेयान को बिना बताए कैफ़े से निकल गया। शहीर, आपने तो कहा था कि आपको अपने किसी दोस्त से मिलाना था, मेहरबान ने शहीर से पूछा, जिसको रेस्टोरेंट में ले आया था और टेबल पर दोनों ही थे। मैंने ऐसे ही कहा था, मुझे पता था अगर तुम्हारे साथ ऐसे बाहर आने को कहता तो तुमने मना करना था।
करना था। शहीद ने टेबल पर रखे इसके हाथों को थाम कर बोला, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मेहरमा ने नामहसूस तरीके से अपने हाथों को छुड़वाते हुए कुछ नाराजगी से कहा, तो और क्या करता, वैसे भी अब तो हमारा निकाह भी होने वाला है और कुछ टाइम बाद शादी भी। शहीद आराम से बोला, तो कुछ सब्र करते, मुझे ऐसे होल्टिंग करना पसंद नहीं। मेहरमा ने नागवारी से कहा, क्या हो गया मेहरू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। शाही ने कुछ तेज आवाज में कहा। अभी वो कुछ कहती उसका फोन रिंग हुआ। नाम देखा तो शाह की कॉल थी। इसने शाहमीर के पाकिस्तान आते ही नंबर लिया था और इसके इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी पूछ ली थी। मेहरमा के एक नज़र शहीर को देखती कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ हैं इस वक्त? शामिर ने अपने आंसू जब्त करते मेहरमा के सवाल का जवाब दिए बिना कहा, खैरियत, और तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? मेहरमा ने परेशानी से उठ खड़ी हुई। इसको उठता देखकर शहीर भी खड़ा हो गया। मैं आपको एक एड्रेस पे मैसेज कर रहा हूँ, आप आ जाइए वरना मैं वो कर बैठूंगा जिसकी कभी आपने या किसी ने सोचा भी नहीं होगा, शामिर ने भारी आवाज़ में कहा। पर बात मेहरमा पूछने वाली थी पर शामिर ने कॉल कट कर दी। शहीर में चलती हुई इमरजेंसी है, मेहरमा ने इसको देख कर बताया और अपना पर्स लेने लगी। पर अभी हमने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, शहीर ने उलझ कर कहा। मैं अभी चलती हूँ, खुदा हाफिज। मेहरमा बिना इसकी बात का जवाब दिए निकल गई, जबकि शहीर ने अपने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा। शाहमीर ने मेहरमा को साहिल समंदर पर बुलाया था, जहां इस वक्त शाम होने की वजह से इक्का दुक्का ही लोग थे। मेहरमा परेशानी से चलती शाहमीर के पास आई थी, जिसकी इसकी तरफ पीठ थी। मेहरमा ने इसको अपनी तरफ मोड़ा तो दंग रह गई। शाहमीर की सुर्ख आंखें और माथे पे बिखरे बाल इसको खौफजदा कर गए। शाह, ये तुमने अपनी हालत क्या बना ली है और तुम्हारी आंखें सुर्ख और गीली क्यों हैं? तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, वो भी आधी अधूरी बात करके कॉल कट कर दी। तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी। अब चुप क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? मेहरमा ने आते ही उसको सुनाना शुरू किया था। फिर इसके खुद को खामोश पाता देखकर उसने कहा, क्यों आपने? शामिर ने पूछा। क्यों किया आपने? शामिर ने पूछा। मैंने क्या कर दिया? मेहरमा ने उलझ कर पूछा। मुझसे मेरी जीने की वजह छीनकर मुझे ऐसे अधूरा करके आप कह रही हैं कि आपने क्या कर दिया? शाहमीर ने जख्मी मुस्कुराहट होठों पर सजा कर बोला। शाह, ठीक से बात बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी? मेहरमा ने उसको देखकर कहा। मैं जब जा रहा था तो आपसे क्या कहा था ना कि मेरा इंतजार कीजिएगा, शाहमीर ने पूछा। ये क्या बात लिए बैठ गए हो तुम? मेहरमा का दिल अब किसी अनहोनी के तख्त पे जोर से धड़क रहा था। मैंने ऐसा कहा था कि नहीं? शामिर अपनी बात पर जोर देकर बोला। हाँ कहा था, पर तुम इस वक्त बच्चे थे, तुम्हें लग रहा था कि शायद तुम्हें तुम्हारी दोस्ती भूल ना जाए। मेहरमा को ऐसे अचानक पूछना समझ ही ना आ रहा था, इसीलिए जो समझ आया इसे बताया। तो फिर आपने क्यों नहीं किया मेरा इंतजार? शामिर ने चीख कर कहा। तो मेहरमा डर कर कुछ कदम दूर हुई, पर शामिर ने बाजू से पकड़कर अपने करीब किया और दोबारा बोला, आप कैसे किसी और से मंगनी कर सकती है जबकि मैं आपसे बेइंतहा इश्क करता हूँ। मेरी दुआओं का महू आप थी और रहेगी। मैं आपको इस वक्त से चाहता हूँ जब मुझे इन बातों का पता ना था। मैं वहाँ एक एक पल आपके बारे में सोचा, आपको मांगा, आपको आपसे ज़्यादा चाहा, और आप कैसे किसी और को अपना सकती हैं जबकि मैं यहाँ आया ही आपको अपनाने के लिए हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं? शामिर जुनूनी अंदाज में मेहरमा का बाजू पकड़े बोल रहा था, जबकि मेहरमा फटी आंखों से शामिर की बातें सुन रही थी। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि वही शामिर है जिसको वो शाहजेब की तरह चाहती थी, जिसकी बातें वो बच्चा समझकर नज़रअंदाज करती थी। वो आज ऐसे ही इसको ये सब बोल रहा था बिना उम्र का फर्क जाने। ये क्या बकवास कर रहे हो शामिर, होश में तो हो तुम? मेहरमा ने गुस्से से इसका पूरा नाम लेकर पूछा। बकवास नहीं है, ये मेरा इश्क है जिसमें आपने मुझे कैद कर लिया है, और ऐसा कैद किया अगर मैं निकला तो अगली सांस नहीं ले पाऊंगा। शामिर ने मेहरमा का बाजू छोड़कर हजियाने अंदाज में अपना सर हिलाता हुआ बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये कहते हुए तुम्हें जरा भी शर्म न आई? 4 साल शाहर, ओहो मैं भी इमोशनल हो गई हूँ। 4 साल शाह मीर, 4 साल बड़ी हूँ मैं तुमसे, कुछ इसी का लिहाज कर लो। ये प्यार इश्क की बातें करने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी? कज़न हूँ तुम्हारी, बहन की हैसियत है मेरी तुम्हारी, और तुम? मेहरमा ने शामिर से चीख कर बोली। इसको अपना दिमाग माउफ होता महसूस हो रहा था। वो तस्वुर में भी नहीं कर सकती थी कि इससे छोटा शामिर ये बातें कर रहा था। इसका दिल क्या ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। आप मेरे लिए जो हैसियत रखती हैं, अगर मैं बयान करना चाहूँ भी तो ना कर पाऊँ। शामिर, खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ। मेहरमा ने इसकी बात पूरी होने से पहले ही हाथ जोड़कर कहा, ये आप प्लीज़ हाथ नीचे करें। शामिर ने हंस के हाथ जोड़े हाथों को देखकर मन्नत भरे लहजे में कहा, मैं अब जा रही हूँ और तुम मेरे सामने इस वक्त तक ना आना जब तक हमारे बीच उम्र के तख्तीस का एहसास ना हो जाए।
मेहरमा ने अपने आंसू साफ करते कहा, आप ऐसे मेरी बात का जवाब दिए बिना नहीं जा सकती। मैं अगर आपसे कुछ छोटा हूँ तो इसमें क्या कसूर है? मुझे आपसे अगर मोहब्बत है तो इसमें क्या कर सकता हूँ? मोहब्बत क्या उम्र देखकर होती है? और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप सजा सुना कर जा रही हैं। क्या आपने कभी नॉवेल्स में ये नहीं पढ़ा, एज डोंट नॉट मैटर इन लव? शाहमीर ने इसके सामने आता हुआ कहने लगा, तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता होगा पर मेरे लिए करता है। मुझे इस माशरे में रहना है और तुम्हारी जिद की वजह से सारी उम्र सर झुकाकर नहीं चल सकती। लोग क्या कहेंगे कि अपनी उम्र के छोटे छः, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। और तुम ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेहरमा ने हकारत से कहा। शामिर को मेहरमा के लहजे में हकारत महसूस करते अपना दिल बंद होता लगा। आपको इस माशरे और लोगों की क्या कहेंगे इसकी परवाह है, जो ज़मीन पर बैठ कर चांद के दाग की बात करते हैं, पर मेरे जज्बात, एहसासात और मेरी मोहब्बत, इश्क की कोई कदर ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं आपको। शामिर हैरान नज़रों से उसे देखकर कहने लगा, ये सब हिमाकत है, बाद में तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा और तुम इस वक्त खुद को याद करके हंसोगे। मेहरबानी कहकर निकलने के लिए चली गई। शामिर ने रोका नहीं, वो वहीं ज़मीन पर बैठता चला गया। इसके इश्क को वो हिमाकत का नाम दे गई थी। हाँ, शायद हिमाकत ही थी इसके लिए तो इश्क किया, वरना जान कर कौन इश्क की आग में जलने के लिए कूदता है। इसको बहुत टाइम पहले शाहजीब का कहा जुमला याद आया था, जो उसने मशवरा दिया था कि मेहरमा से दूर रहो वरना पछताओगे। वो पछता रहा था। अगर तब इसकी बात मान लेता तो आज इतना मुश्किल ना लगता इसको मेहरमा से दूर रहना। पर वो मेहरमा से दूर रहना कब चाहता था? वो तो इसके बगैर मरना पसंद करेगा। दिल ने मेरा कमला हुआ जिन कहरी ख्वाब, सजा बैठा तो मेरा ही बहे। खुद नो लाड़े ला बैठा, मेरा रोम है रोम, खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली। है मेरे कौल आ दिल नो समझा तू मेरा नहीं। ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो इंसान को जी भर कर ख्वार करने की सलाहियत रखती है, और वो है मोहब्बत। वो आपके साथ आँख मिचोली खेलती है और कभी आपकी आंखों पे हाथ रख कर अपने होने का इतना गहरा एहसास दिलाती है तो इंसान को लगता है कि वो अपनी मुट्ठी में पूरे समंदर को कैद कर सकता है। और कभी कभी आपको यकीन की सीढ़ी से इतना ज़ोर से धक्का देती है कि इंसान सारी ज़िंदगी सर उठाकर चलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। मेहरमा घर आई, अपने कमरे में गई और बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई। लब तो बंद थे पर आंखों से आंसू कतार की सूरत में निकल रहे थे। इसको शर्मिंदगी हो रही थी। अगर ये बात घर में किसी को पता लग गई तो वो क्या मुंह दिखाएगी? सबको इसकी गलती ना होने पर भी घर वालों ने इसको कसूरवार मानना था। वो कैसे अपने लिए वजाहत देगी? इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि शामिर का हश्र नशर कर दे, जिसकी वजह से इसको भी सबसे नज़र चुरा कर सबको फेस करना होगा। इसीलिए आधा घंटा ही हुआ था जब इसको मोबाइल बजा। इसने बेदिली से अपना फ़ोन पर्स से निकाला। शहीद नाम ब्लिंक होता देखकर इसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। और इसका अभी ऐसा मूड नहीं था वो इससे बात करती या इसकी किसी सवाल का जवाब देती। मेहरू बीबी, आपको आपके बाबा बाहर लॉन्ज में बुला रहे हैं। वो आने वाले वक्त के बारे में अभी सोच ही रही थी जब मुलाजमा ने दरवाज़ा नॉक करते इसको बताया। मेहरमा ने उठकर अपने आप को आईने में देखा। सताया चेहरा, सूजी आंखें। अगर वो ऐसे बाहर जाती तो सबने सवाल करना था, क्या क्या हुआ है? वो पहले वॉशरूम गई, अपना मुंह धोकर कमरे से निकली। आपने बुलाया था? मेहरमा ने इनके साथ सोफे पर बैठते नज़रें झुकाकर बैठकर पूछा। हाँ मेरे बच्चे, इस वक्त तो आप मेरे साथ बैठी है तो फिर आज कमरे में नींद नहीं आ रही थी क्या? सिकंदर खान ने इसको अपने साथ लगाकर सवाल किया। जी बाबा जान, बस आज जल्दी सोने का दिल चाह रहा था। मेहरमा ने अपने आंसू पीते जवाब दिया। क्या परेशान है बेटा मेरा? सिकंदर खान ने पूछा। नहीं बाबा जान, बिल्कुल भी नहीं। मेहरमा ने फौरन से कहा। अच्छा, हमें लगा शायद आपके निकाह की तारीख आपसे पूछे बगैर रखी है तो नाराज़ है इस वजह से। सिकंदर खान ने अपना खदशा बताया। क्या तारीख रख दी? मेहरमा ने हैरान कुन लहजे में उनसे कहा। इनके सवाल पर सिकंदर खान ने सारा बेगम को देखा जो मेहरू को ही हैरत से देख रही थी। मेहरू, तुम शहीर के साथ थी ना, तो क्या इसने बताया नहीं? सारा बेगम ने सवाल किया तो वो पछताई कि कॉल क्यों ना उठाई। इसकी शायद ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ। अम्मी जान मैं इनके साथ गई थी पर मैं फिर निकल आई थी, इसीलिए इनसे ज़्यादा बात ना हो पाई। मेहरबानी बहाना किया। अच्छा, तारीख हमने खुद हूर के निकाह वाले दिन की दी है।
इन्हें तो जैसे हैदर के आने का पता चला तो फौरन शादी की बात की। पता नहीं इतनी जल्दी क्यों है, वरना एक बेटी की तो हो रही है ना। सिकंदर खान ने अब की जवाब दिया, बाबा जान आप मेरी शादी का भी सोचें। शाहजेब ने सबको अपनी तरफ मतवजा किया। अभी तुम अपनी जिम्मेदारियां समझ लो, फिर शादी भी करवा लेंगे। सिकंदर खान ने मजाकन कहा, बाबा जान समझ ही तो ली है, अब क्या हफस कर लूं। और अब ऑफिस में हर रोज जाता हूँ, पूरा काम बिना आपकी मदद के कर लेता हूँ। शाहजेब ने पहले नाराजगी से फिर अपनी काबिलियत की गिन गा बताए। अच्छा सोचते हैं तुम्हारा भी कुछ। सिकंदर खान ने हंसकर बोले, प्लीज जल्दी। शाहजेब फौरन बोला तो सब जोर से हंस पड़े। हैदर इतनी रात हो गई है, मीर अभी तक नहीं घर आया, सुबह को निकला है। हानिम बेगम ने परेशानी से हैदर खान से कहा, जो खुद दाखिली दरवाजे के सामने चक्कर काट रहे थे। इनकी बात सुनकर उन्होंने उनकी तरफ देखा। तुम्हें पता है वो दोस्त कम बनाता है, और सुबह वो रेयान से मिलने के लिए निकला था, और जब मैंने रेयान से मीर का पूछा तो उन्होंने बताया वो खुद ही नहीं जानता कि मीर कहाँ है। इसको बिना बताए वो चला गया था। हैदर खान ने संजीदा लहजे में इनको सारी बात बताई। पता नहीं कहाँ होगा। खानम बेगम परेशान होते हुए बोली, रेयान की कॉल आ रही है। हैदर खान ने अपना मोबाइल देखकर कहा, जिस पर रेयान की कॉल थी। हाय अंकल, माजरत की मैंने आपको इतनी देर रात को कॉल की है। रेयान ने शर्मिंदा लहजे में कहा, कोई बात नहीं, आप बताइए मीर का कुछ पता चला। हैदर खान ने पूछा, जी यही बताने के लिए आपको कॉल की है। दरअसल मीर मेरे साथ ही है और वो कल घर आ जाएगा, आप फिक्र मत होइएगा। रेयान ने अपने सामने बेसुध लेटे शाहमीर को देखकर इनको कहा, तुम्हारे साथ क्यों होगा वो, और वो घर क्यों नहीं आएगा। हैदर खान ने संजीदगी से पूछा, वो तो आपको कल मीर बता देगा, अभी मैंने आपको परेशान ना हो इसीलिए बता दिया। रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाइए। रेयान ने कहते ही इनके मजीद सवालत से बचने के लिए कॉल कट कर दी। इसके फ़ोन रखने पर उन्होंने हानम बेगम को देखा, जो सवालिया नज़रों से उनकी तरफ ही देख रही थी। सिकंदर खान ने इनको कहा, अंदर चलो, सो जाओ, कल आ जाएगा, घर बिल्कुल ठीक है, वरना वो रेयान के साथ है। अच्छा शुक्र है अल्लाह का, मैं तो परेशान हो गई थी। हानम बेगम ने इनकी बात पर अपने हाथ शुक्र के अंदाज में ऊपर की तरफ किए, फिर दोनों अपने अपने कमरे की तरफ चल दिए। मेहरमा की जानिब पे वो ऐसे ही इसी जगह पर स्टील हो गया था। इसको लगता था सब आसान होगा, पर मेहरमा ने कितनी जल्दी इसको तस्वीरी दुनिया से निकालकर हकीकत की बेदर्द दुनिया में वापस लौटा दिया था। इसको यहाँ बैठे काफ़ी वक्त बीत गया जब अपने पास किसी के कदमों की चलने की आवाज़ आई, पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। मीर तुम यहाँ हो, पता नहीं तुम्हें सब कितने परेशान है तुम्हारे लिए, और तुमने अपनी हालत क्या बना डाली है। रेयान इसके साथ बैठने लग कर कहने लगा। शाहमीर रेयान की आवाज़ सुनकर खाली नज़रों से उसे देखने लगा, फिर जोर से इसके गले लगकर रोने लगा, इतना कि शायद वो कभी रोया हो। अगर जो कभी मुझे फतवा देने का अज़म मिले, मैं इंसान का इंसान के आगे रोना हराम लिखूं। मीर क्या हुआ है तुम्हें। रेयान शाहमीर की हरकत पर बौखला गया। इसको समझ ही नहीं आया कि शाहमीर को क्या हुआ है। इससे तो कभी शाहमीर की आंखों में एक आंसू ना दिखा था, और आज यूं सुबह तक तो वो ठीक था, फिर ऐसा क्या हो गया। शाहमीर ने इसको कोई जवाब न दिया। 20 मिनट बाद इसने रेयान से अलग होकर उठकर खड़ा हुआ और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो। जाओ, मुझे अभी अकेला रहना है। अभी जो तुम्हारी हालत है ना, वो अकेले रहने की बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलो। अगर घर में ऐसी भी देख लिए तुम्हें तो परेशान हो जाएंगे। रेयान इसकी बात पर गुस्से से बोला, मैंने कहीं नहीं जाना, एक दफ़ा कह दिया ना। शाहमीर ने सीधे चलते हुए उससे कहने लगा, वहाँ कहाँ जा रहे हो, मरना है क्या। रेयान ने इसको पानी की तरफ जाता देखकर माजू से पकड़ता दांत पीस कर बोला, मैं जिंदा ही कब रहा। शाहमीर खुद पर तंजिया हंसते हुए कहा, तुम घर वालों मेरे साथ। रेयान ने इसको ले जाना कहा, मैं ना आऊँ, मैंने तुम्हारे पूरे घर वालों को भी यहाँ आने का कहना है। फिर तुम खुद सोचो, रात को 9 बजे वो तुम्हें ऐसी जगह देखेंगे तो क्या हालत होंगी उनकी। रेयान इसको बात ना मानता देखकर धमकी देकर बोला, अच्छा चलो। शामिल लड़खड़ाता हुआ बोला, शराब पीने वालों की भी ये हालत नहीं होती होगी जितनी बुरी तुम्हारी हो रही है। रेयान इसकी लड़खड़ाहट महसूस करता तंजिया बोला, पर दिल में वो अभी भी परेशान था कि शामिर की हालत ऐसी क्यों है। सुबह को पूछने का इरादा करता वो इसको गाड़ी में बिठाकर अपने फ्लैट की जानिब ले गया, और वहाँ पहुँचते ही इसने सिकंदर खान को कॉल करके बताया। फिर इसके रोकने और बिखरने की बात ना बताकर इसने इनको फिक्रमंद होने से बचा लिया, और अभी वो इसने शामिर से हकीकत भी जानी थी, इसलिए इसको दूध में नींद की दवाइयाँ देता खुद दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। सुबह होते ही वो इसके कमरे में चाय और टोस्ट ट्रे इसके सामने की। शामिर ने एक नज़र देखकर रेयान को देखा, जो कंधे उचकाकर बैठकर बोला, मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता और बाहर जाने का मेरा मूड नहीं था, इसीलिए इनसे ही काम चला लो, मुझे भूख नहीं है। शामिर ने रूखे लहजे में कहा, मीर क्या
तुम मुझे इस लायक नहीं समझते हो कि मुझे अपनी हालत की वजह बताऊं, वरना कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। फिर अचानक क्या हुआ ऐसा जिसने तुम्हें रोने पर मजबूर कर दिया, वो भी किसी के सामने? रेहान की बात पर इसने इसको देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी, बेचैनी साफ आया थी। शामिर दीवार पर नजर जमाता बोला, 7 साल पहले इनकी मंगनी हो गई और मैं तो वैसे ही बड़ा दावा करता था इनकी मोहब्बत का, पर इतनी बड़ी बात से बेखबर रहा। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता चला? तो क्या तुम्हारे घर वाले भी बेखबर थे? रेहान शौक में बोला, रेहान मैं बात कर रहा हूँ, अब बीच में बोलना नहीं। शामिर ने इसको टोक कर बोला तो वो खामोश हो गया। मुझे इस बात से ज़्यादा अफसोस नहीं कि मैं बेखबर था या बेखबर रखा गया। मुझे मारा एक बात नहीं है कि इनको मेरी चाहत की ज़रा कदर नहीं है। उन्होंने मेरे इश्क को हिमाकत का नाम दे दिया। मैं 9 साल से इनके अलावा किसी की चाहत में ना की, इनके अलावा मैं दुआ में कुछ ना मांगा, और इनको मेरी बातें बकवास और फजूल लगी। मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया इनके लिए, और तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो गैब से माजिज़े हो उतारे जाते हैं। फिर मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? मैंने अल्लाह से कहा था इनको हमेशा मेरा कीजिएगा, कोई इनको मुझसे ना छीन सके, ऐसा कोई रिश्ता ना बना लीजिएगा। पर उन्होंने कहा कि जब तक मेरे दिमाग से ये फितूर ना निकले मैं इनके सामने ना आऊँ। इनको लगता है मुझे इनके बीच रिश्ते की तस्दीक का लिहाज नहीं है। उन्होंने ये बात करते वक्त ये भी ना सोचा कि मेरा दिल कैसे तड़पेगा इनकी ये बात सुनकर। इनको हमारे बीच 4 साल का फ़र्क नज़र न आता है। माशरे का क्या सोचेगा, इनको ये ख्याल आया है। इनको लोग क्या कहेंगे, इनकी परवाह है, पर मेरे और मेरे दिल की नहीं। शामिर जैसे जैसे उसको बता रहा था वैसे ही इसकी आंखें भीगती जा रही थी। रेहान तो शौक सा इसकी दीवानों जैसी बातें सुन रहा था। वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है मीर, इसीलिए खुद को अजियत मत डालो। जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो ना, वो तुम्हें कभी कबूल ही नहीं करेगी, और ना ही इनके घर वाले, और तुम्हारी इसलिए अपनी जिद छोड़ दो। रेहान को इसकी हालत देखी ना जा रही थी, इसीलिए अपनी तरफ से इसने समझाने की कोशिश की। अगर किस्मत का लिखा सब कुछ होता तो खुदा हमें दुआ मांगने का हक ना देता, और मैं अजियत सह लूँगा, बस वो मुझे मिल जाए। इनको मुझे कबूल करना होगा, ये जिद नहीं है मेरी। अगर जिद होती ना तो मैं इनके लिए ऐसे तड़प ना रहा होता, बिना इनकी मर्जी का ख्याल किए इनको अपना बना देता। पर ये वो मेरा इश्क है, और वो इश्क मुझे इजाज़त नहीं देता कि खुद की खुशी के लिए मैं इनकी इज्जत दांव पर लगा दूं। मैं इनको हासिल नहीं बल्कि पाना चाहता हूँ, इनकी पूरी रजामंदी से चाहता हूँ। मुझे भी वैसे ही वो चाहे जिस तरह से मैं चाहता हूँ। अगर नहीं चाहती तो मुझे बस अपना हाथ थमा दे। मेरे इश्क की शिद्दत में इतनी ताकत हो ज़रूर होगी ना कि इनके दिल को पिघला सकें, वो भी मुझसे इश्क नहीं तो मोहब्बत ही करने लगे। शामिर के लहजे में रेहान ने जो आस महसूस की, इस पे रेहान का दिल तड़प उठा था। मीर, मुझे मोहब्बत की ज़्यादा खबर तो नहीं, पर मैं कहीं पढ़ा था अगर किसी को आपकी मोहब्बत महसूस नहीं होती तो वो नज़र भी नहीं आती। तो यकीन दिलाने की कोशिश ना करें, नाकारा रहेगी। मोहब्बत एक लतीफ़ एहसास है, ये पत्थर दिलों पर नहीं उतरती। रानी को और कोशिश करनी चाहिए, वो पत्थर नहीं है। इनको मेरी मोहब्बत का एहसास है, अगर नहीं तो एक दिन ज़रूर होगा। बस दुआ है कि जब इनको एहसास हो तो मेरे जिस्म में जान भी ना हो। शामिर बेहसी से बोला, क्या तुम्हारे लिए बस वही अहम है जो ऐसे बोल रहे हो? रेहान ने पूछा। पता नहीं, शामिर लाइल्मी से बोला। भूल जाओ, रेहान उसको देखकर बोला। अब इनको भूलने का दिल कहाँ से लाऊं? जवाब फौरन दिया गया। वो तुम्हारी नहीं, रेहान ने इसको हकीकत में लाना चाहा। वो मेरी ही है। इनके या किसी और के कहने पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस दुनिया में भी मेरी है और आखिरत में भी मेरी रहेगी। मैंने इनको दुआओं में मांगा है, और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई घड़ी नहीं होगी जब मेरी दुआ कबूल नहीं हो। शामिर रेहान की बात पर तड़प कर बोला, ज़बरदस्ती तुम करना नहीं चाहते, रजामंदी वो देगी नहीं, तो कैसे वो तुम्हारी हुई? रेहान ने इसकी अकल पर मातम करना चाहा। वो है ना? शामिर ने ऊपर की तरफ इशारा किया। अल्लाह? रेहान ने पूछा। हाँ, अल्लाह इनको मुझे ज़रूर देगा। मैं हार नहीं सकता। मैं ऐसे ही नहीं कहूँगा मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई। मेरी दुआएं ज़रूर कबूल होगी। मुझे अपना यकीन पुख्ता करना है। वो अपने बंदे को मायूस नहीं करता। मैं जानता हूँ ये बात, और मैं अब मायूस नहीं होगा। मायूसी मुसलमानों के लिए कुफर है। शामिर अजीब लहजे में कहता उठता, जबकि रेहान को शामिर पागल लगा। कहाँ जा रहे हो? रेहान ने उठते देखकर पूछा। घर। शामिर ने बस इतना कहा। ऐसे जाओगे तो वो परेशान होंगे, फ्रेश होकर जाओ। रेहान ने इसको होश दिलाना चाहा। मैं ऐसे ही जाऊंगा, शामिर कहता निकल गया, जबकि रेहान इसकी पीठ देखकर रह गया। मेहरमा ऐसे ही अपने घर में बोलाई बोलाई घूम रही थी जब सारा बेगम इसके पास आई और कहा, मेहरू मैं जानती हूँ कि निकाह की शॉपिंग कराना आज से शुरू कर दे। वक्त भी कम है और तुमने निकाह का जोड़ा भी लेना होगा, इसीलिए। और तुम्हें तो घर में पहनने के कपड़े मुश्किल से पसंद आते हैं। ये तो फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अम्मी जान, आपको जो ठीक लगे वो मुझे
करे, मुझे कोई कहीं नहीं जाना, आप ही खरीद लीजिएगा सब कुछ। मेहरमा इनसे कहती निकल गई। इसको अब किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। मेहरू क्या हुआ है? इसके जाने के बाद वो ताजुब से खुद से पूछने लगी। फिर नादिया से बात करने का सोचती वो भी कमरे की तरफ निकल गई। शामिर घर में दाखिल हुआ तो लॉन्ज में चला गया। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। शामिर सबको नज़रअंदाज करता हैदर खान के पास आकर कहने लगा। इसकी हालत देखकर इनको इतना शौक न लगा था जितनी सुर्ख आंखें देखकर इनको शौक से ज़्यादा शौक लगा। परी, अयान कमरे में जाओ। हैदर खान इनको जाने को बोला तो वो सर हिलाते निकल गए। मीर, मेरी जान, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपना? हानम बेगम ने हैरान के लहजे में इसको देखकर कहा। मॉम, क्या आपको पता था माह की मंगनी का? शामिर इनके सामने सवाल किया। ये कैसा सवाल है? हानम बेगम ताजुब से पूछा। मॉम, क्या आपको पता था माह की मंगनी का? शामिर ने चीख कर बोला। हाँ पता था, मैंने बताया था तुम्हारी माँ को। जवाब हैदर खान की तरफ से था। आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? शामिर ने पूछा। तब ज़रूरी नहीं समझा, बच्चे थे तुम। अब बता रहे हैं, कुछ दिन बाद मेहरू का निकाह है। हैदर खान ने जितने इत्मीनान से बताया था उतने इत्मीनान में वो थे नहीं। क्या? शामिर के सर पर जैसे बम गिरा। इसको लगा किसी ने इसको गर्म पानी में डाल दिया हो। इसको जलते कोयलों पर बीच रखा गया है। पर शायद तुम इसको इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, तब शायद वो बच जाता या मर जाता। पर यहाँ तो ना वो जी सकता था और ना मर सकता था, बस तड़प सकता था। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? हानम बेगम को शामिर का ऐसा रद्द अमल समझ में नहीं आया। मॉम, मैं माह के बिना नहीं रह सकता। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ आप चचा जान से माह को मेरे लिए मांगे। शामिर इनके पैरों के करीब झुकता हुआ बोला। मीर, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या बातें कर रहे हो? तुम 4 साल बड़ी है तुमसे, शर्म करो। हानम बेगम गुस्से से की बात पर कही गई, जबकि हैदर खान ने जोर से अपनी आंखें बंद करते खोली। आखिर वो दिन ही आ गया था जिसके ना आने की उन्होंने चाह की थी। मुझे कुछ नहीं पता माँ, बस मेरी है आप। मीर, इसकी बात पूरी होने से पहले ही हानम बेगम ने जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा। शामिर को फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी में पहली दफा उन्होंने उस पर हाथ उठाया था। पर शामिर को बस अपनी माँ चाहिए थी। आप जान से मार दें, उफ नहीं करूंगा, पर माँ बस मेरी है। शामिर हानम बेगम को देखकर कहा। मीर, क्यों तुम हमें इस उम्र में जलील करवाना चाहते हो? हानम बेगम ने शामिर की एक बात को कहते देखकर कहा। मैं कौन सा गलत कुछ कह रहा हूँ जो आप सब लोग मेरे खिलाफ हो रहे हो? शामिर इनकी बात पर चीख कर बोला। तुम्हें सच में अंदाजा भी नहीं, तुम्हारी ये बात अगर घर से बाहर वाले को पता चली ना, तो हम सिकंदर भाई के सामने नजर उठाकर चलने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। हानम बेगम ने इसको समझाना चाहा। मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं। शामिर एक कदम पीछे लेता बोला। तुम्हारी कजन है, बड़ी है, बहन की तरह। बहन नहीं है वो, शामिर ने गुस्से से कहा। मीर, कंट्रोल करो खुद को। हैदर खान ने पहली दफा कुछ कहा। डैड, आप एक दफा इनसे बात कर लेना, वो मान जाएंगे। डैड, मैं माँ को बहुत चाहता हूँ, प्लीज। शामिर अब दोबारा हैदर खान के पास आकर उम्मीद से बोला। 4 दिन बाद मेहरू का निकाह है। मैं अब तुम्हारा बाप होने की हैसियत से उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ नहीं करोगे और दोबारा कभी मेहरमा का नाम भी नहीं लोगे। हैदर खान ने संजीदगी से उसको देखकर कहा, जिसके चेहरे के तासीरात पत्थर के जैसे हो गए थे। शामिर को अपनी आंखें खुश्क होती महसूस हुई। शामिर बिना कुछ कहे घर से निकल गया। हैदर को इसको रोके, जज्बात में आकर कुछ गलत न कर बैठे। हानम बेगम ने फिक्रमंदी से हैदर खान से कहा। इसका बाहर रहना ठीक है, क्या पता इसे समझ आए। हैदर खान ने इनको जवाब देकर उठ गए। 2 दिन हो गए थे, शामिर का कुछ पता नहीं था। हैदर खान ने इसको ढूंढने की बहुत कोशिश की और वो कर रहे थे, पर शामिर तो ऐसा लापता हो गया जैसे कभी था ही नहीं। हानम बेगम ने रो रो कर अपनी हालत खराब करी थी। सिकंदर खान की फैमिली को भी पता चला था, जिससे वो भी परेशान थे, पर असलियत से अभी भी नावाकिफ थे कि वो क्यों घर छोड़कर गया है। 2 दिन बाद मेहरमा का निकाह था। उन्होंने कैंसिल करना चाहा, पर हैदर खान ने रोक दिया। मेहरमा की अपनी हालत खराब थी, इसको शामिर पर गुस्सा भी था। इसकी गैर मौजूदगी और गुमशुदा होने में वो परेशानी में बददिल हो गई थी। वो अल्लाह से इसके मिलने और दिल बदलने की दुआएं मांगती रही थी। सो आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। सो अपना बहुत